गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट मीटिंग सेकंड सीरीज़ की कंप्लीट की थी। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आई थी वो फूड के बारे में, कि जो फूड है, अब कई लोगों को इससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि ऐसा किसी को लगे कि कोई पर्टिकुलर टाइप के फूड की फेवर कर रहा है। तो उसमें मेन चीज़ समझनी ये है कि इसमें कोई किसी चीज़ की फेवर नहीं है। कहने का मतलब इतना ही है कि जो आपकी परंपरा से, आपकी जो कुटुंब से जो कुछ चली आ रही है और जिस तरह का आप खाना खा रहे हैं वो ही आप मेंटेन करें। क्योंकि हम सुनते हैं कि भाई अध्यात्म में फिर या तो ये इसमें योग में वगैरह में तो ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसी सुनी सुनाई बातों से हम अब चेंज करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि हम इस तरह उसको चेंज करें जो हम खा रहा है। क्योंकि एक पॉइंट बहुत क्लियर है और जो खास हमने देखा और हमारे दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए कि फिजिकल फूड हैज़ नथिंग टू डू विथ फिजिकल बॉडी। तो सॉरी, फिजिकल फूड जो है वो फिजिकल बॉडी के लिए ही है, उसे आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आध्यात्म के दृष्टिकोण से या धर्म के दृष्टिकोण से हम ये खाएंगे नहीं खाएंगे तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है, ये थोड़ी हमारी कल्पना हो जाती है। और जो हमें कहा गया है, हमने सुना है, पढ़ा है, उसको हम आँख बंद करके फॉलो करते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिजिकल जो फूड लेते हैं उसकी असर फिजिकल बॉडी तक ही रहेगी, एस्ट्रल बॉडी के अंदर उसका कुछ समाविष्ट होता नहीं है। ये पॉइंट खास हमें क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, अभी सेकंड मीटिंग आज शुरू करते हैं। सेकंड सीरीज, सेकंड मीटिंग, डेट 19 जुलाई 1984। अब आज की मीटिंग भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शुरुआत वो यम नियम आसन प्राणायाम से करते हैं, पर उनकी जो एक विशिष्टता है कि वो जो जैसे कहाँ इस तरह जो लिखा गया है या सुनी सुनाई बात है वो बात तावरिया जी नहीं करते हैं। उनका अपना ही एक दृष्टिकोण है, क्योंकि उनकी अपनी एक पतंजलि महर्षि की परंपरा भी थी और उनका खुद का अनुभव भी था। तो हर चीज़ का जो इंटरप्रिटेशन था वो अपना एक यूनिक उनका इंटरप्रिटेशन था। तो ये बात आज की मीटिंग में देखेंगे। नॉर्मली योग स्टडी बिगिन्स विद द 8-fold path एंड फॉर एजेस द फर्स्ट स्टेप्स, that is yama, niyama, asana, pranayam, have been treated in the same orthodox manner in all yoga schools and books. तो यही बात है कि जो अष्टांग योग में पहले 4 अंग जो है यम, नियम और आसन प्राणायाम, वो उसको नॉर्मल कोर्स में हम जब भी देखेंगे, कोई उसकी किताब देखेंगे अष्टांग योग के बारे में या कोई जो योगा सिखा रहा है ऐसे स्कूल के अंदर जाएंगे तो हर जगह पर उसका जो कोई ऑर्थोडॉक्स जो मीनिंग होगा या ऑर्थोडॉक्स टाइप से जो चला आ रहा है इसी तरह उसको पढ़ाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। तो ये हम हर जगह कहीं भी, इवन यहाँ फॉरेन में भी जाओगे और फॉरेन में जो योग के नाम पे चल रहा है तो वहाँ भी आप देखोगे कि इसी तरह जो है वो ऑर्थोडॉक्स मैनर के अंदर ही सब कुछ बताया जाता है। कोई नया दृष्टिकोण या नई कोई उसके अंदर ये सोच इसके अंदर नहीं होती है। तो ये नई सोच आज हम अभी देखेंगे। एज पर ओरल वर्ड ऑफ माउथ इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेज पतंजलि टू एक्सेप्टेड डिसाइपल्स, वी शैल इंटरप्रिट इन क्वाइट ए डिफरेंट मैनर दिस 4 steps, एंड वाइल्स डूइंग सो वी शैल ऑल्सो इंटरप्रिट सम मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स so that we proceed on balanced line and do not seem to present on invented theory. तो यहाँ यही बात कहते हैं हम, जो अभी शुरू में बात की, तो वो
कहते हैं कि भाई जो पतंजलि महर्षि के जो एक्सेप्टेड डिसाइपल्स थे और उनको जो वर्ड बाय माउथ बताया जाता था, तो वो चीज़ जो है यहाँ तावरिया जी इस तरह उसका इंटरप्रेट करना चाहते हैं, न कि ऑर्थोडॉक्स सेंस के अंदर। और उसके साथ में मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स क्या है इसके बारे में वो भी वो ट्राई करेंगे बताने का, ताकि एक बैलेंस में, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बैलेंस में आए और ऐसा ना लगे कि ये कोई उन्होंने अपनी इन्वेंटेड थियरी है, अपने खुद ने कुछ बना लिए, कुछ जोड़ लिया है, ऐसा ना लगे। इसीलिए वो आगे इस तरह बताएंगे। What are the points we note from the notes of our first meetings? That yam and niyam mean our everyday life and actions. तो पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने जो यम नियम की बात की थी, अब देखो यहाँ उसको डिफाइन करते हैं कि यम नियम क्या है। तो हम तो ऐसे रहते रहता बोल देते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह, पर ये चीज़ जो है वो क्या है, तो वो अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर और हमारे जो कार्य है, कर्म है, उसके अंदर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भाई सत्य तो कोई सत्य का खाली बानी का हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा सत्य की बात नहीं है। यहाँ ओवरऑल लाइफ के अंदर सत्य जो है, सत्य परम सत्य जिसको हम कहते हैं, मतलब परम तत्व खुद, तो उसका जो है वो हमारे लाइफ के अंदर एक ये दृष्टिकोण रहना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो सोच है मेरी, सब कुछ है, कर्म वगैरह, वो सब कुछ वो परम तत्व के अधीन या उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यम नियम है वो जीवन में उतारना चाहिए, वो खाली कोई धार्मिक नीति नियम के रूप में नहीं लेना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम इसको खाली नीति नियम के रूप में लेते हैं, एक मॉरल कोड और कंडक्ट के रूप में लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत चालाक है। तो वो जब धर्म करता है तो धर्म के बारे में सोचता है, वो करता है। अब जब धंधा पे जाके बैठेगा तो वो धर्म भूल जाएगा, फिर धंधे के अंदर धंधे के हिसाब से वो काम करेगा, मतलब धंधे के हिसाब से उसका जो हिसाब है। इस तरह मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो धंधा करना है उसके अंदर तो करप्शन करना पड़े तो वो करना चाहिए, ब्लैकमेल करना पड़े तो वो करना चाहिए, इससे नहीं तो धंधा कैसे होगा। तो इस तरह की जो सोच है, और ये एक हमारा माइंड का फ्रेगमेंटेशन है कि एक माइंड जो है वो कहेगा कि जब मंदिर जाएगा तो वो पूरा धर्म कर्म वाला एक मन हमारा बन जाएगा, जब धंधे पे बैठेंगे तो दूसरा मन हाजिर हो जाएगा, वो कहेगा अभी छोड़ो धर्म की बात, अगर यहाँ धर्म करने जाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो इस तरह की हमारी सोच है, और इस तरह हम जो माइंड को, या हम जानते हैं हमारे अंदर जो मैनी आइज़ है, तो एक आई एक समय के कुछ बोलता है, दूसरा आई आके दूसरे समय पर कुछ बोलता है, और उनके अंदर कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसीलिए हम इस तरह फ्रेगमेंटेड मन से जीते हैं, और कभी भी हम यम नियम को लाइफ के अंदर नहीं उतार सकते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। आसन एंड प्राणायाम मीन our day to day, hour to hour state of mind and our 24 hours a day breathing। देखो बहुत सुंदर ये यहाँ उन्होंने डेफिनेशन की है कि ये कहीं भी हमें ऐसा मिलेगा नहीं। आसन प्राणायाम मतलब आसन तो भाई शरीर को इस तरह मोड़ो, ऊपर करो, नीचे करो, जैसे सर्कस की लड़कियाँ जिस तरह शरीर को बेंड करती हैं, इस तरह कर लिया, उसको हम आसन कहेंगे। और प्राणायाम के नाम पर श्वास को लिया, रोका, छोड़ा, तो उसको प्राणायाम कह देंगे। तो इनका जो दृष्टिकोण है तो बिल्कुल कितना यहाँ क्लियर है, और क्या बताते हैं कि आसन क्या है। तो एवरी डे टू डे, आवर टू आवर स्टेट ऑफ माइंड, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा मेंटेन हम कर सकते हैं, वो हमारा आसन है। क्योंकि योग सूत्र के अंदर भी आसन की डेफिनेशन उन्होंने यही बताई है कि इट इज़ नॉट फिजिकल पोस्चर, इट इज़ मेंटल पोस्चर। तो मेंटल पोस्चर जो है वो हमारा आवर्स टू आवर्स किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब माइंड का पोस्चर हिलना नहीं चाहिए। कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ घटना ऐसी घटी और हमारा बैलेंस चला गया, हम प्रॉब्लम में जैसे फंस गए और माइंड के अंदर जो दुविधा चालू हो गई,
तो इस तरह का जो हमारा माइंड का जो ये है, तो वो आसन नहीं है। आसन का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ माइंड हमारा हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए। और प्राणायाम क्या है कि 24 आवर्स एक रिदम से हमारा श्वास चलता रहा है, तो वो हमारा वो प्राणायाम कहलाएगा। तो खाली श्वास लेना छोड़ना रोकना वो प्राणायाम नहीं है, पर पर्टिकुलर रिदम के अंदर 24 घंटा वो रिदम से ही श्वास चले, वो जो है वो हमारा प्राणायाम कहलाएगा। तो ये एक अलग ही डेफिनेशन आपको यहाँ यम नियम आसन प्राणायाम की मिलती है। ऑन मेंटल पोइज, दैट इज द चीफ and only asan depend on our breathing, or we can also say on breathing depend on our mental poise। तो मानसिक संतुलन जो है वो मानसिक संतुलन का मतलब आसन, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना कि स्टेट ऑफ माइंड वो आसन कहते हैं। तो यहाँ मेंटल पोइज जो है मानसिक संतुलन है वो आसन है, और वो डिपेंड करता है ब्रीदिंग के ऊपर कि आपका ब्रीदिंग किस तरह चलता है, इस तरह आपका स्टेट ऑफ माइंड बनेगा, मेंटल पोइज बनेगा। और यह भी कह सकते हैं कि आपका श्वास जिस तरह चलता है उसी तरह आपका मेंटल पोइज या मानसिक संतुलन बना रहेगा। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। मेंटल पोइज जो होगा तो वो ब्रीदिंग को अच्छा करेगा, अगर ब्रीदिंग अच्छा है तो वो मेंटल पोइज को लाएगा। इफ वन इज ट्रबल्ड द अदर इज ट्रबल, एंड इफ वन इज इन रिदम द अदर इज ऑल्सो इन रिदम। तो एक के अंदर अगर खराबी आती है तो दूसरा भी खराब हो जाता है। अगर स्टेट ऑफ माइंड हिल जाता है तो फिर श्वास भी हमारा हिल जाता है। हम जानते हैं कि जब हम ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा श्वास भी एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ पैरेलल चलती है। तो एक खराब होता है तो दूसरा भी खराब होता है, और एक रिदम में आता है तो दूसरा भी रिदम में आ जाता है। This sort of instruction we do not find in yoga books or schools normally, but only time-worn orthodox instructions। तो इस तरह के जो ये ऊपर बात बताई है, इस तरह की बात हमें कोई योगा बुक के अंदर या कोई स्कूल्स के अंदर, योगा की स्कूल्स के अंदर नहीं मिलती है। पर जो ऑर्थोडॉक्स इंस्ट्रक्शन जो होती है, जो रूढ़िवादी सूचना है, वो कालग्रस्त ऐसी सूचना है जो मतलब कि काल से चली आ रही है। इस तरह की जो सूचनाएं वही हमें ऐसे बुक्स में या स्कूल्स में देखने को मिलती है। यम नियम, दैट इज मॉरल कोड एंड कंडक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कैन नेवर बी इम्पोज्ड बाय प्रीचिंग एंड ऑल द एफर्ट्स ऑफ prophets, saints, teachers, preachers, and the last 6,000 years of recorded history have been a total failure। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि जो यम नियम जो मेंटल कोड एंड कंडक्ट के रूप में एक नैतिक शिष्टाचार या बर्तन के रूप में जो हम कराते हैं और सिखाते हैं, वो चाहे बाह्य हो या अंदर हो, पर वो किसी को के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता है, किसी के ऊपर वो डाला नहीं जाता है। कोई उपदेश देके या किसी और प्रकार से के या कोई फोर्स करके या किसी तरह भी ये किया नहीं जाएगा कि भाई आप इसको फॉलो करो, ये इम्पोज किया नहीं जाता है। और ये इस तरह के जो एफर्ट्स हमारे शायद अगर कोई प्रॉफिट, सेंट्स, टीचर्स, प्रीचर्स ने इस तरह के किए हैं तो वो टोटल फेलियर ही है। और ये तो यहाँ तक कहते हैं कि लास्ट 6,000 ईयर्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो अंतिम 6,000 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके अंदर जो इस तरह का जो प्रीचिंग किया गया है या इम्पोज किया गया है वो फेलियर ही होता है। और ये सही है, लॉजिकली भी अगर हम सोचते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मानो कि सत्य है या अहिंसा है, हम किसी को थोपेंगे किसी के ऊपर और कहेंगे कि ये तो आपको पालना ही पड़ेगा, तो कैसे वो इसका पालन होगा? तो वो फेलियर ही हो जाता है ना। तो कोई भी धर्म के अंदर या कोई साधु महात्मा के द्वारा इस तरह अगर कोई प्रीचिंग, उपदेश इस तरह किया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो कितने समय तक वो व्यक्ति, वो साधक उसको मेंटेन करेगा?
एक न एक दिन अंदर से जो कुछ ज्वाल आएगा वो सब खींच के ले जाएगा। Mahatma Gandhi died preaching non-violence, and what do we find today in our country? तो ये गांधी जी ने पूरी जिंदगी नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का प्रीचिंग किया था। वो खुद भी प्रयत्न कर रहे थे उसका पालन का, और उसका प्रीचिंग भी, उसका उपदेश भी करते थे, सबको कहते थे कि भाई अहिंसा का पालन करो वगैरह। पर आज की देश की हालत क्या है? अगर वो प्रीचिंग सही होता तो आज नॉन वायलेंस देश के अंदर वो कंटिन्यू रहता। पर वो तो उनके ज़माने में भी जब वो थे और ये सब प्रीचिंग कर रहे थे, उस ज़माने भी ऐसा नहीं था कि नॉन वायलेंस सब कुछ एस्टेब्लिश हो गया था। उस समय भी इतनी हिंसा थी, उनको खुद को उपवास करना पड़ता था, इतने दंगे होते थे, फसाद होते थे। इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। तो ये जो है वो इस तरह अहिंसा का पालन जो है वो किसी को इस तरह उपदेश देने से या किसी तरह की भी हम करा नहीं सकते। और ये तो 1984 की बात है जब लिखते हैं कि व्हाट डू वी फाइंड टुडे इन आवर कंट्री। आज तो इसके लिए के 40 साल इसके ऊपर हो गए, और आज तो हम जानते हैं कि हिंसा कितनी फैली हुई है हमारे समाज के अंदर। तो ये बात सब क्लियर होनी चाहिए। हमारा पढ़ने का मतलब ये है कि हम ब्लाइंडली कुछ न सोचें, ब्लाइंडली कुछ न फॉलो करें। ये सब पढ़ने से हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी आती है कि हाँ, हकीकत में जो हम कर रहे हैं इसका जो सुपरफिशियल अभ्यास या उसको करने का प्रयत्न वो कुछ काम नहीं आता। न कोई हमें कोई उपदेश करता है वो कुछ काम का है। दिस इज सो बिकॉज the moral code and conduct has not been taught as subject of study which we wish to do on scientific lines। तो इसका एक कारण यहाँ बता रहे हैं कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इसका पालन नहीं होता है या फेलियर आती है, क्योंकि उसको जो है वो इस तरह सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के रूप में उसको सिखाया नहीं जाता। एक अध्यात्म का एक विषय के रूप में, अध्ययन का विषय के रूप में, या उसका एक अभ्यास के विषय के रूप में जो उसको सिखाना चाहिए और थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच से सिखाना चाहिए, वो रूप से सिखाया नहीं जाता है। खाली एक नैतिक रूप से जो सिखाया जाता है, तो नैतिकता टिकती नहीं है ज़्यादा समय, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे विरोधी तत्व पड़े होते हैं। जो कुछ सुना है तो एक जैसे कि एक नया आई अंदर आ जाता है, वो नैतिक वाला है, पर पुराने बहुत सारे अनैतिक आई अंदर पड़े हुए होते हैं। मन का एक हिस्सा जो है वो बहुत सारे अनैतिकता से भरा हुआ है, और दूसरा कुछ नया एक हम मन का एक नया हिस्सा बना लेते हैं नैतिकता, पर वो पुराना हिस्सा ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा है। तो उसके कारण ये नई जो नैतिकता का जो पाथ है वो ज़्यादा चलता नहीं है, वो ज़्यादा हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। Our everyday life and actions include the way we eat, drink, sleep, think, talk, our body postures, our moods, our ill expressed or suppressed emotions, our irrational behavior, both public and private, our brooding, our ego that is hurt so easily. All this and more is included in Yam and Niyam, and a scientific and systematic way out of this mess is necessary and is available। यहाँ एक पूरा पैराग्राफ में बहुत सारी बात कह दी है कि यम नियम का, जैसे हम तो अभी यम नियम तो जो किताब में लिखा है हिंसा सत्य वगैरह, तो इतना ही नहीं है। यहाँ कहते कि ये यम नियम के अंदर तो ये भी इंक्लूडेड है कि भाई आप किस तरह खाते हैं, किस तरह पीते हैं, आपकी नींद कैसी है, नींद के आवर्स कैसे है, नींद कितनी डीप में आप सो सकते हैं, आपकी विचार प्रक्रिया किस तरह चल रही है, आप बोलते हैं तो किस तरह आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपके बॉडी के जो पोस्चर्स है, आपकी मूवमेंट्स है वगैरह किस तरह है, आपके मूड्स किस तरह चेंज होते रहते हैं दिन भर के अंदर, और आपके जो इमोशंस है वो चाहे
एक्सप्रेस किए हो या फिर दब गए हो, ऐसे जो दुर्बल इमोशंस है वो, या फिर इरेशनल बिहेवियर, जो बिहेवियर जो है हमारा, जो बौद्धिक रूप से सुसंगत नहीं है, इस तरह का जो हमारा बिहेवियर होता है, चाहे वो पब्लिक में करते हैं या प्राइवेट में करते हैं, फिर हमारे अंदर जो ब्रूडिंग चलता रहता है, एक ही एक विचार चलते रहते हैं, या हमारा ईगो की जो अहम बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, कोई कुछ कहता है, छोटी सी कोई बात कह दी किसी ने और अंदर बुरा लग जाता है, ऐसा हमारा जो ईगो है वो, और ये सारी चीज़ें जो है वो यम नियम के अंदर आती है, और इसका साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे से उसका हमें इस पूरी गड़बड़ी का अभ्यास करना चाहिए, और इस तरह हम इसको कर सकते हैं, उसको हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक रूप में उसको ले सकते हैं. We shall see that this body or form or organism that we take for granted as I, is it I? तो जिसको हम जो बॉडी कहते हैं या फॉर्म कहते हैं या ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये एक ही बात है. हमारा शरीर है जिस, या शरीर का जो हमारा रूप है, तो ये जो है वो नॉर्मली उसको हम आई के रूप में या मैं के रूप में उसको हम बताते रहते हैं. तो ये जब भी हम बात करते हैं, मैं या मेरे बारे में बात करते हैं, तो मैं जब अंदर हम बोलते हैं या बोलते हैं बाहर, तो हमारा जो एक ख्याल आता है, तो मैं का मतलब एक आउटर पर्सनालिटी है, वो पहले हमारे अंदर एक आती है, रिफ्लेक्ट होती है. तो ये जो आउटर पर्सनालिटी है, फॉर्म जो है, क्या वही सिर्फ आई है या इससे भी कोई आई हो सकता है? Why do our neurological processes rule us? तो हमारे अंदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस चलती है, ये तंत्रिकी जो प्रक्रिया अंदर चल रही है, जो ज्ञान तंतु वगैरह की मसल्स और ज्ञान तंतु का रिफ्लेक्स एक्शन जो सब चल रहा है, तो वो क्यों हमारे ऊपर रूल कर रहा है, हमारे ऊपर शासन कर रहा है? तो अभी हमारा अपना कुछ नहीं है, हम ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन से जी रहे हैं, जो कि वो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है. तो वो रूल कर रहा है. हम अपनी मर्जी से नहीं जीते, या अपनी मर्जी से हमारा ना कोई थिंकिंग होता है, ना कोई हमारे एक्शंस होते हैं. सब कुछ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में ही हमारे अंदर चलता रहता है. Why is our life automatic and our thoughts keep drifting and we are half awake during our waking hours and are daydreaming? तो क्यों हम हमारी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक चल रही है, जैसे कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला या उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला या कोई अपनी मर्जी से चलाने वाला है ही नहीं. इस तरह ऑटोमेटिक, जैसे एक गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, तो उसका अंदर फिर बहुत कुछ देखना नहीं पड़ता है. इस तरह हमारी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिक बस चल रही है हमारे अंदर, और हमारा जो विचार है वो भी हमेशा ड्रिफ्टिंग की कंडीशन में ही रहता है. एक विचार आया, वो थिंकिंग कंप्लीट नहीं होती है और दूसरा विचार घुस जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, तीसरा विचार घुस जाता है. तो हमारे जो थिंकिंग है वो भी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा ही है, वहाँ कुछ ठहराव नहीं होता है, हमेशा ड्रिफ्टिंग चालू रहता है. और हम जो दिन भर में जो जागृति के जो आवर्स है, उसके अंदर भी जैसे कि हम आधे ही जागृत है, इस तरह की हमारी स्थिति है, और हम डे ड्रीमिंग के अंदर, कल्पनाओं के अंदर ही ज़्यादातर जीते हैं. ऐसा क्यों है? दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर एंड स्टडी when he express the words यम नियम आसन प्राणायाम. तो ये जो फॉर्म है हमारा, जो बॉडी है या फॉर्म है या ऑर्गेनिज्म है, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है. किसके लिए? कि ये जो यम नियम आसन प्राणायाम की जब हम बात करते हैं, तो उसका सब्जेक्ट जो मैटर है वो क्या है? ये यम नियम आसन प्राणायाम, इस बॉडी, इस ऑर्गेनिज्म के लिए. After building a complete picture along these lines, we shall take up proper yoga, Zen and modern scientific methods
to create a real I. तो ये जो उन्होंने ऊपर यम नियम आसन प्राणायाम का जो एक पिक्चर बनाया कि ये क्या चीज़ है, तो उसके बाद में वो जो है वो अब योगा क्या है, योग के अंदर, ज़ेन के अंदर या मॉडर्न साइंस के अंदर क्या क्या मेथड है एक रियल आई को बनाने के लिए। रियल आई मतलब कि हमारे अंदर एक स्थायी प्रकार का जो मैं हूँ, जिसको हम अपना होनेपन कहते हैं, और जो हमारा एक इसको रियल आई इंग्लिश में आत्म तत्व के लिए कहते हैं, पर वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रियल आई शब्द जो है वो आत्म तत्व या कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ऊंची चीज़ है। रियल आई में वो कहने का मतलब करते हैं पर वो हो नहीं पाता है। तो रियल आई एक ऐसा हम समझते हैं कि एक अंदर का एक कोई एक तत्व, स्थायी तत्व है, उसके बारे में रियल आई कहते हैं। Today as we are, each one of us, according to Dr. King, is I zero. Some of us are one the semblance of I proper, and a few we can count on our fingertips are perhaps proper I in this whole world. तो डॉक्टर किंग करके एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, उनका कहना है ये था कि हम जो है ज़्यादातर लोग जो है वो उनकी अंदर की स्थिति को I0 के रूप में बताते हैं। कि शायद I0 का उनका क्या मतलब होगा तो पता नहीं, पर I0 का हम ऐसा कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिसके अंदर हमारा रियल I0 जैसा है। हमारे अंदर आई जो रियल आई जो है वो अभी प्रकट ही नहीं है, और दूसरे अनेक प्रकार के आई है। तो रियल आई ज़ीरो है, शायद इस माने में या कोई और माने में भी कहा हो, वो पता नहीं है। सम ऑफ अस आर द सेम्बलेंस ऑफ आई प्रॉपर। तो वो जो है वो जो आई प्रॉपर है उसकी प्रतिकृति के रूप में है। मतलब कि जो अंदर आई प्रॉपर है या रियल आई जैसा जो कुछ है उसकी एक प्रतिकृति या एक इसका डुप्लीकेट के रूप में। क्योंकि जो मैनी आईज बनते हैं तो वो और कुछ नहीं है, ये सब डुप्लीकेट, हज़ारों लाखों आई हमारे अंदर पड़े हैं, वो सब डुप्लीकेट या एक प्रतिकृति के रूप में है। जो रियल आई है या प्रॉपर आई है, उचित आई जिसको हम कहते हैं, उसको इसके कंपैरिजन में ये जो है वो बहुत ये आई जो है वो प्रॉपर आई, उचित आई तो हमारे अंदर है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हम फिंगर टिप्स के ऊपर गिना सके इतने ही शायद व्यक्तियों के अंदर ये प्रॉपर आई पूरे जगत के अंदर होगा। तो I0 का हम ये कह सकते हैं कि भाई उचित में का अभाव या शून्य, उसको हम I0 कह सकते हैं। और दूसरा है प्रॉपर आई। We shall follow certain time-tested practices to emerge as the I proper from either the state of I0 or the semblance of I proper. तो ये अभी यहाँ कुछ टेस्टेड प्रैक्टिसेस है जो कि जिसको किया गया है, ऐसी प्रैक्टिसेस अभ्यास, वो तावरिया जी बताना चाहते हैं कि हम इसका अनुसरण करेंगे जो उभर के आए हैं इस तरह की प्रैक्टिस। तो 3 प्रकार के आए हम देख सकते हैं। एक I0, एक जो है वो प्रतिकृति वाला आई, और एक प्रॉपर आई। व्हाट इज एलियनेशन? एलियनेशन मतलब अलगता। अलगता क्या है? रिलीजन विशेस टू इम्प्रेस with the idea that we have alienated ourselves from God, a being that is omnipresent, omnipotent and omniscient. तो रिलीजन हमें क्या कहता है कि भाई जैसे कि हम भगवान से अलग हो गए हैं, हम जो है भगवान और हमारे के अंदर जो एक अलगाव आ गया है, एक हम अलग हो गए हैं। और वो भगवान कैसा कि जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व जगह पर मौजूद, ऐसा जो भगवान है
उससे हम अलग हो गए। इस तरह का रिलीजन ऐसी एक विश करता है कि इस तरह का एक थॉट क्रिएट हो इसके बारे में। दिस इज ऑल्सो द German philosopher Hegel's theme, and this has brought about the fall, according to Milton and others, the so-called paradise lost, and that only a prophet is able to regain what was lost for us by ourselves. तो ये जो ख्याल है वो एक तो जो जर्मन एक फिलोसोफर हो गया हेगल नाम का, उसका एक दर्शन था। उसके अंदर वो इस तरह की बात करता था कि भाई हम भगवान जो सर्वशक्तिमान भगवान है उससे हम अलग हो गए। और उसके बाद में जो मिल्टन जो बहुत बड़ा कवि था और दूसरे जो और भी लोग थे, उन लोगों ने भी यही बात को आगे चलाई। और मिल्टन ने जो एक बहुत बड़ा काव्य रचा था पैराडाइज लॉस्ट नाम का, बहुत फेमस है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट जो है उसके अंदर भी उसने इस तरह की बात बताई थी। और जैसे कि ये ऐसा कहना चाहता था कि वो पैराडाइज लॉस्ट हो गया है और कोई प्रॉफिट जो है वही फिर आके हमारे लिए वो पैराडाइज को फिर से ला सकता है या वो हमें पैराडाइज दे सकता है। तो ऐसी कल्पनाएं ये उस जमाने के कवि वगैरह फिलोसोफर करते थे। All prophets are agents of God. लो, all prophets are agents of God. तो प्रॉफिट जो है वो यहाँ तो उन्होंने बहुत तीखी भाषा में कह दिया है कि हम जिसको प्रॉफिट कहते हैं तो वो तो भगवान के एजेंट जैसे हैं। पर ये उनका थॉट है। दिस थॉट इज डेम्पेजेंट, मतलब कि एक जो ख्याल है ये एक घिनौना ख्याल है, एक घृणास्पद ख्याल है। वी मस्ट रिगेन आवर सेल्फ वॉट वी हैव लॉस्ट इन इग्नोरेंस आवर सेल्फ। तो हम जो हमने अज्ञान के अंदर जो हमने गंवा दिया है वो फिर से हम उसको रिगेन कर सकते हैं, उसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। Humanity has reached a mature stage and can no longer accept a childlike idea. तो इस तरह के अभी हम भगवान से अलग है या और कोई भी प्रकार के जो विचारधारा है वो अभी वो उसको मानने से इनकार करते हैं कि अभी हम ये ह्यूमैनिटी है अब जब फोर्थ सब स्टेज के अंदर आ गई है तो इतनी तो मैच्योर हो गई। पहले के ज़माने में जो एक आदि मानव था, प्रिमिटिव मानव था, उसकी विचारधारा अलग थी। आज तो ह्यूमैनिटी इतनी एडवांस हुई है तो वो एक मैच्योर स्टेज में है। तो कोई ये बचकाना ख्याल अभी हम इसे ख्यालों को स्वीकार नहीं कर सकते। मार्क्स यूज एलियनेशन इन द मटीरियल सेंस दैट एम्प्लॉयर्स एंड रूलर्स because of their wrong ways had alienated themselves from the workers and the people. तो मार्क्स एक जो रसिया का था जो बहुत बड़ी क्रांति की थी और उसके ऊपर से मार्क्सवाद एक पूरा आ गया जो जिसको हम यहाँ लेफ्टिस्ट कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो था उसका ख्याल ये था कि वो मटेरियल सेंस के ऊपर ये अलगता या अलगाव की वो बात करते हैं और कहते हैं कि जो मालिक और जो रूलर शासक थे उन्होंने क्या किया कि भाई वर्कर्स और पीपल जो थे मतलब कि जो काम करने वाले लोग और बाकी के लोग थे वो दोनों को अलग कर दिया। वो सेंस के अंदर वो बात कर रहे हैं। एक और जो है वो मालिक और शासक है और दूसरी ओर जो है वो वर्कर्स और दूसरे लोग हैं। तो इस तरह का ये एलियनेशन मार्क्स वो बात करते थे। बोथ हेगल एंड मार्क्स मीन आइसोलेशन, ए कटिंग ऑफ ए कम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिच सोर्स, द रिजल्ट इज मिजरी एंड अनहैप्पीनेस। तो हेगल और मार्क्स दोनों का जो आइसोलेशन अलगता का जो विचार था
उसके अंदर ये था कि भाई जो एक कम्युनिकेशन व्यवहार जो एक रिच सोर्स से होता है, एक समृद्ध जो सोर्स होता है, उससे जो एक व्यवहार बनता है, वो व्यवहार जब कट हो जाता है तो उसके बाद में सिर्फ मिजरी और अनहैप्पीनेस, दुख और इस तरह की स्थिति बनती है। तो ये इन लोगों का हेगल और मार्क्स का जो अलगता का जो ख्याल था, तो उसके अंदर ये बात थी कि जो रिच सोर्स से जब कट हो जाते हैं तो दुख आता है। इस तरह वो लोग सोचते थे। Along with this too, a order of teachers, writers, preachers have written to convey this thought is one way or another. तो वो लोग और उनके बाद में भी जो कुछ लिखने वाले थे, जो सिखाने वाले थे या उपदेश देने वाले थे, वो सब लोगों ने यही ख्याल को एक या दूसरे रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न किया। But these people with their eyes and ears and other senses all being outgoing, they have not seen and realized that we have actually alienated ourselves from our inner possibilities, and this is the root cause of all alienation. तो यहाँ जो अब ये एलिएनेशन का रियल मतलब करते हैं, जो हमें कहा जाता है कि भगवान से अलग है, तो हमें ऐसा लगता है सच में कि यहाँ पे हम भगवान से तो अलग है, तो उसमें क्या गलत है। पर वो कहते हैं कि नहीं, वो बात नहीं है। बात क्या है कि आपके अंदर की जो संभावनाएं है, जो इनर पॉसिबिलिटीज़ है, उससे आप अलग हो गए। और ये लोग जो है, जो ये बाहर से जो ये क्रांति की बात करने वाले, चाहे वो मार्क्स हो या हेगल हो या दूसरे लोग जो है, वो ये नहीं देखते हैं अपने आँखों से, अपने कानों से और अपनी जो पांचों इंद्रियों से जो बाहरी जा रही है, उससे ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई हकीकत में तो बात ये है कि हम जो है वो हमारी जो अंदर की संभावना है उससे अलग है, और वही सब अलगाव का मूलभूत कारण है। तो ये एक बात यहाँ इस तरह उसको समझना है कि ये अलगता क्या है, न कि मैं भगवान से अलग हूँ, पर मेरे अंदर जो संभावना पड़ी हुई है, मैं जो आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर जो कुछ अच्छाई पड़ी है उसको मैं अगर बाहर ला सकता हूँ, या इससे भी ऊपर और मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस पड़ी है, वो कॉन्शियसनेस से मैं संपर्क कर सकता हूँ। इन सारी जो संभावनाएं है, वो चीज़ जो है वो हमने गंवा दी है, वो अभी हमारे पास नहीं है। तो वो जो है वो अलगाव है या वो अलगता है। These inner possibilities are so great that we have personified them by using the word soul, being, Atman. तो ये जो इनर पॉसिबिलिटी इतनी बड़ी है, इतनी महान है कि इसीलिए उसको हमने कुछ ऐसे शब्द कहा है जिसमें सोल कहते हैं, बीइंग कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो इस तरह का हमने इसको पर्सोनिफाई किया, उसका व्यक्तिकरण किया है। ये जो इनर संभावना जो है, आंतरिक संभावना उसकी, तो ये अंदर का जो तत्व पड़ा है उसके बारे में जो संभावना है वो समझना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वी हैव ए चॉइस बिटवीन वन ग्रेट नॉलेज एंड टू आवर बीइंग। तो हमारे लिए एक दो चीज़ है, उसमें से एक को चुनना है। एक है जो ग्रेट नॉलेज, मतलब महान ज्ञान, जो इतना सारा ज्ञान पड़ा है, हर जगह पर ज्ञान फैला हुआ है, किताबों के अंदर, लोगों के पास, हर जगह पर ज्ञान है। और दूसरा जो है आवर बीइंग, माने कि हमारी स्थिति, हमारा होनापन, हम किस स्थिति में है आज इस मोमेंट के ऊपर, मैं किस स्थिति के अंदर, हमारी अंदर की स्थिति क्या है, मेरी अंदर की स्थिति कोई स्थिर है, मैं अपने आप से कोई जुड़ा हुआ हूँ, अंदर कैसी स्थिति है, तो उसको बीइंग कहते हैं, होनापन कहते हैं। What we are is obviously very different from what we know or can know, and that any level of knowledge or scope of knowledge does not improve the being. तो ये एक तो बात तो है कि भाई दो चीज़ अलग है कि जो ये हम हैं
वो हम जानते हैं उससे कुछ और है। हम जो हमारे बारे में जानते हैं उससे कुछ और हम हैं, और या तो फिर हम जो जान सकते हैं हमारे बारे में तो उससे कुछ और हम हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये नॉलेज हम कितना भी उसको हम बढ़ा ले या कुछ भी कर ले, पर इससे हमारा जो बीइंग जो है वो इम्प्रूव नहीं होता है। मतलब कि ज्ञान बढ़ाने से बीइंग नहीं बढ़ता है। ये एक बहुत महत्व की बात, खास करके जो लोग खाली ज्ञान के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, वो ग्रंथ पढ़ लिया, ये उपनिषद पढ़ा, ये कुछ भी किया आपने, किसी तरह का भी ज्ञान जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, वो किसी तरह का भी ज्ञान ले लिया, पर बीइंग के अंदर कुछ एक अंश का भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान एक अलग चीज़ है और अंदर की स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो हमें जो काम करना है वो हमारी अंदर की स्थिति के ऊपर काम करना है, और ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेने से वो स्थिति बदल जाएगी, तो ऐसा सोचते हैं तो ये तो हमारा भ्रम ही है। Do you wish to remain alienated from these great inner possibilities or would you seek a reunion? तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ये जो हम जिस तरह से अलग पड़े हैं, हमारी जो संभावना से अलग है, ऐसे ही बने रहे कि अंदर जो ये इतनी बड़ी संभावना पड़ी है वो संभावना से हम उसके साथ रीयूनियन कर सके, जो संभावना है वो उसके प्रति हम जा सके, उसके साथ जुड़ सके। तो हमें क्या चाहिए, जैसे है इस तरह के रहना चाहते हैं या हमें संभावनाओं के प्रति या रीयूनियन हमें करना है। The West so far is keen on accumulating knowledge. It is impressive but will leave a void within, and sooner or later more and more will turn to East to fill up the void. But unfortunately East wants to dream only. अब जो ये है हम देखते हैं कि वेस्ट के अंदर तो आज ज्ञान का एक जैसे कि एक जुआल आ गया है, ज्ञान इतना फैल गया हर जगह। वहाँ कंप्यूटर साइंस से लेके अलग अलग प्रकार के साइंस और अलग अलग प्रकार के ज्ञान की बातें होती है, और हर फील्ड के अंदर ज्ञान का एक जैसे कि एक एक्सप्लोर हो गया है, इस तरह का ज्ञान फैला हुआ है। वेस्ट के अंदर तो खास है इस तरह का, पर वो जो है वो उससे तो हमें अंदर एक वॉइड या एक अंदर जो खालीपन है वही एक महसूस होता है। चाहे कितना भी ज्ञान हम इकट्ठा कर ले, हमारा अंदर का जो खालीपन है वो कभी भी फिलअप नहीं हो सकता है। और इसीलिए लोग जो है अब ईस्ट की ओर, पूरब के देशों की ओर अभी लोग देखते हैं, या पूरब के देशों में क्या ज्ञान पड़ा है उसको देखते हैं कि इससे शायद उनका जो खालीपन है वो फिलअप हो सके। पर हम जो है ईस्ट वाले हैं, हम पूरब वाले हैं, वो खाली ड्रीम ही देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक विरासत है, पर वो विरासत का हम कोई उपयोग नहीं करते। एक खाली उसके एक विरासत के बारे में हम खाली एक गरिमा की बात करते रहते हैं। हम एक गरिमा का या एक प्राउड हम फील करते हैं कि इतनी हमारे पास विरासत थी, हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे वैसे थे। पर आज हम कहाँ हैं? जो ऋषि मुनियों ने किया था इससे एक इंच भी हमने कुछ वो साइंस को आगे ले गए हैं? हम तो वहीं के वहीं हैं। वो ऑन द कॉन्ट्ररी हम आज वेस्ट की ओर देखते हैं। वेस्ट वाले इसकी ओर देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, शायद इसके पास कुछ है। और आज हम पागलों की तरह वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ का जो कुछ लिख के आता है तो उसको हम सर्टिफाइड मानते हैं, उसको हम अथॉरिटी मानते हैं। वहाँ किसी ने कुछ कह दिया तो वो अथॉरिटी हो जाती है, और हमारे यहाँ जो कुछ कहा गया है उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी जो है वो एक लेवल जो है वो बहुत गिर गया है इसके बारे में।
here it is important to know that with knowledge is associated awareness, knowledge not necessarily for a college degree, and with being is associated consciousness. अब दो चीज़ है, एक है नॉलेज, दूसरा है बीइंग। तो नॉलेज किस साथ के साथ एसोसिएट है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, अवेयरनेस के साथ। तो नॉलेज हो सकता है कि आप थोड़ा नॉलेज पालो तो थोड़ी आपके अंदर एक अवेयरनेस डेवलप हो, पर अवेयरनेस जो है वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस बीइंग के साथ जुड़ी हुई है। ये दो शब्दों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों एक जैसे ही लगते हैं, और कई बार बड़े बड़े लिखने वाले लोग भी इसमें इस तरह का गड़बड़ी कर देते हैं। देखो, अवेयरनेस जो है वो किसके साथ रिलेटेड है या किसका गुण है? अवेयरनेस जो है वो चिट्ठी की क्वालिटी है, चिट्ठी शक्ति है, या जिसको हम यूडीएम कहते हैं, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। इसकी क्वालिटी क्या है? अवेयरनेस है। उसकी क्वालिटी कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस किसकी क्वालिटी है? वो हमारा जो आत्म तत्व है या परम तत्व है, उसको, उसकी क्वालिटी जो है, इसको क्वालिटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस इटसेल्फ वही है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं या आत्मा कहते हैं, वो खुद ब खुद कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस का आत्मा के साथ जुड़ाव है, और जो अवेयरनेस है, जागृति है, उसका हमारे यूडीएम, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या चित्ती से जुड़ाव है। तो ये शब्द और वो कहाँ से आए, किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो कॉन्शियसनेस शब्द का हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हमारे अंदर जो है वो मन के स्तर पर जो है वो अवेयरनेस है, कि जो बढ़ती है, कम होती है, जो एक हम फील करते रहते हैं, एक डलनेस फील करते हैं, एक उत्साह फील करते हैं। तो वो जो अवेयरनेस की अलग अलग डिग्री के कारण होता है। पर चैतन्य तो एक सूरज की भांति है, एक ऐसा सूरज, स्थिर सूरज, कभी जो आथमता ही नहीं है, इस तरह का सूरज जो है इस तरह की भांति है। और अवेयरनेस जो है वो चंद्र की तरह है, चंद्र की कला होती है इस तरह। मेंटल, इमोशनल, सेंसरी एक्सपीरियंस is a neural process associated with awareness. Just as a newborn child slowly gathers knowledge as it grows up, its awareness also grows. तो जो हमारा मेंटल स्टेट है या इमोशनल या जो हमारी इंद्रियों का अनुभव है, ये जो सब कुछ जो इंद्रिय का अनुभव, जो न्यूरल प्रोसेस है, ये जो सारी चीज़ें जो है वो अवेयरनेस के साथ जुड़ी है। हमारी मेंटल मनोस्थिति है या भावात्मक स्थिति है या इंद्रिय द्वारा जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अवेयरनेस के साथ में है। क्योंकि हमारा अंदर जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है इंडिविजुअल माइंड के रूप में आता है, और ये अवेयरनेस उस प्रकार की हमारे अंदर जो आती है, इससे ये हमारा मेंटल और इमोशनल स्टेट बनता है। और ये वो ऐसा है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे ज्ञान इकट्ठा करता जाता है, और उसके साथ में उसकी अवेयरनेस भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। दिस मीन्स दैट अवेयरनेस फ्लक्चुएट्स बिटवीन नियर 0 and 100, एंड इन बिटवीन इट कुड बी एनीवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवेयरनेस जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। वो ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो नहीं होती है, नियरली ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो के करीब करीब की है, और वो पूर्ण रूप में है तो वो 100% है। तो इस तरह की अवेयरनेस इन बिटवीन, इसके बीच में कोई भी अंश के ऊपर, वो कोई भी डिग्री के ऊपर हो सकती है। द इम्पोर्टेंट स्टेज आर 5 डिग्री to 15 डिग्री, 25 degree to 50 degree, 51 degree to 75 degree, and 76 degree to 100 degree. No two human beings could be same in awareness, nor anyone can always be at a fixed degree of awareness. तो यहाँ 4 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं, और 4 स्टेजेस के अंदर 5 से 15, शायद वो 15 गलत लिखा है,
25 होना चाहिए, 5 डिग्री टू 25 डिग्री होनी चाहिए, फिर 26 टू 50 होनी चाहिए, फिर 51 टू 75 एंड 76 टू 100। इस तरह के 4 इसके जो है डिवीज़न उन्होंने बताया है कि इसके अंदर हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति के अंदर हमेशा एक समान डिग्री नहीं होता है, मतलब कि वो व्यक्ति हो सकती है कि आज 5 से 25 के अंदर हो तो कल 25 से 50 के अंदर भी हो सकता है। और वही 2 व्यक्ति जो है वो उनमें भी ये डिफरेंस होता है। एक व्यक्ति जो होते हैं उसके अंदर भी सुबह शाम अवेयरनेस अलग अलग हो सकती है, और 2 व्यक्ति होती है उसकी तो अवेयरनेस हमेशा ही अलग ही होगी। Therefore, thinking being a neural process cannot be consciousness, nor logical thinking and reasoning be consciousness। तो इसका मतलब ये करते हैं कि भाई ये जो न्यूरल प्रोसेस है, ये ज्ञान तत्व वगैरह की जो प्रक्रिया है वो कभी भी कॉन्शियसनेस या चैतन्य नहीं हो सकता, न कि कोई लॉजिकल थिंकिंग जो हम तार्किक विचारणा करते हैं या फिर बौद्धिक विचारणा करते हैं, वो कुछ भी चैतन्य की कक्षा के होते ही नहीं है। दिस पॉइंट इज टू बी ग्रास्प्ड अर्ली। तो ये चीज़ को हमें खास समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो चैतन्य एक अलग चीज़ है, और ये जो माइंड का जो फंक्शन है और माइंड रिलेटेड बुद्धि वगैरह जो काम करती है, इन सब का फंक्शन जो है वो एक अलग चीज़ है, उसको चैतन्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। No amount of reading on spiritual subjects can create or give any idea of consciousness। तो अगर हम चाहे कितना भी आध्यात्मिक पढ़ ले या और कुछ भी कर ले, पर जो है कॉन्शियसनेस का आइडिया हमें कभी भी नहीं आएगा। आज गीता के अंदर भी कॉन्शियसनेस की, चैतन्य की कितनी सारी बातें कही हैं, कितने सारे श्लोक्स है, उसके अंदर आत्मा की बात की है, बहुत सारे काफ़ी तक हद तक उसमें आत्मा की बात की गई है। पर फिर भी उसे कोई हम एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं आता है कि भाई आत्मा तत्व, अनलेस कोई व्यक्ति उसको रियलाइज नहीं करता है, वो आत्मा तत्व को इसका अनुभव नहीं करता है, तब तक वो जान ही नहीं सकता कि ये आत्मा तत्व क्या है। चाहे कितना भी सुन ले, कितना भी पढ़ ले, फिर भी आत्मा तत्व क्या है वो जब तक अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो समझ में नहीं आते हैं, और पढ़ने से तो बिल्कुल नहीं। ऑल दिस कुड बी एड्स टू इम्प्रूव अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अवेयरनेस को बढ़ा सकती है। हम जो कुछ करेंगे तो वो कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, जो भी करेंगे तो वो अवेयरनेस को बढ़ा सकती है। द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ अवेयरनेस इज इंट्यूशन, and few there be who are all the time at that lofty level which makes possible for one to know instantly without recourse to other aids of thinking, but even this is not consciousness। अब जो अवेयरनेस की जो एक हाईएस्ट जो स्थिति है, जो एक सर्वोच्च प्रकार की जो स्थिति है, उसको इंट्यूशन कहा जाता है। और ये शब्द हमने पिछली नोट्स के अंदर कई बार देखा था, और तावरिया जी 3B की स्थिति को इंट्यूशन की स्थिति कहते थे, डायग्राम 3B। तो वो भी हमने देखा था कि डायग्राम 3B मतलब कि जहाँ कोई विचार प्रक्रिया है ही नहीं, सब कुछ थम गया है, ऐसी स्थिति के अंदर ये इंट्यूशन अंदर से प्रकट होती है। तो ये इंट्यूशन जो है वो बहुत एक उन्नत प्रकार की एक स्थिति है, पर फिर भी उसको, और इससे ये स्थिति इंट्यूशन से हम कभी भी कुछ भी जान सकते हैं इंस्टेंटली। आपको कुछ भी जानना है कहीं भी ब्रह्मांड के बारे में तो इंस्टेंटली आप जान सकते हैं कि इंट्यूशन इतनी बड़ी चीज़ है, पर फिर भी वो कॉन्शियसनेस के आगे तो कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है, और ये जो है वो अवेयरनेस या इंट्यूशन वगैरह एक अलग चीज़ है। ऑल दिस कुड बी, हाँ ये तो हो गया। Both East and West generally have confused awareness with consciousness। तो ये एक बात है कि भाई बहुत सारे लोग जो है अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के अंदर गड़बड़ी कर देते हैं। बड़े बड़े लेखक
बड़े बड़े जो ये बात ग्रंथ लिखते हैं, जो बात करते हैं, वो ये शब्दों के अंदर गड़बड़ी कर देते हैं। पर हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि अवेयरनेस जो है वो माइंड रिलेटेड है और कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा रिलेटेड है। द 3 important stages of awareness, that is 1 sleep and dream state 5 degree to 15, waking state and daydreaming 25 degree to 50 degree, awakeness 51 degree to 75, and then there is the 4th stage turiya, that is 76 degree to 100 degree। तो ऊपर जो 4 प्रकार के जो अवेयरनेस के नियरली 0 से 100 के जो थे, उसका यहाँ उसके अंदर क्या स्थिति होती है हमारी व्यक्तिगत, वो बताया है। तो पहली जो स्थिति है स्लीप एंड ड्रीम, रात को हम सो जाते हैं, अंदर स्वप्न उत्पन्न होते हैं, तो उसमें वो 5 डिग्री से 15 डिग्री की उसके अंदर अवेयरनेस रहती है। तो हम जानते हैं कि भाई रात को सो जाते हैं तो हमारी अवेयरनेस कोई होती ही नहीं, बाहर क्या चल रहा है वो हमारी अवेयरनेस के दायरे में आता ही नहीं है। तो उस समय अवेयरनेस बहुत कम हो जाती है, 5 से 15 डिग्री तक की अवेयरनेस ही सिर्फ रहती है। फिर हम जागते हैं दिन में, तो उसके दौरान 25 से 50 डिग्री तक की हमारी अवेयरनेस रहती है। पर जागृति के अंदर भी हमारा डे ड्रीमिंग तो चालू रहता है, इसीलिए 50 डिग्री तक ही इसको रोक दिया है। अगर हमें डे ड्रीमिंग को हम ओवरकम कर सकते हैं तो 50 डिग्री से भी ऊपर हम जा सकते हैं। पर जागृति के कलाकों के अंदर हमारा ज़्यादातर समय डे ड्रीमिंग में जाता है, तो हम 25 से 50 डिग्री तक की अवेयरनेस से हम जीते हैं। और फिर अवेकननेस, मतलब कि जिसको हम जागृति कहते हैं, रियल जागृति, तो वो जागृति है वो 51 से 75 की स्थिति में। अब यहाँ डे ड्रीमिंग नहीं है, जागृति की स्थिति है, क्योंकि पांचों इंद्रिय जो है वो जागृति की स्थिति के अंदर है। और चौथी स्थिति है जिसको शास्त्रों के अंदर तुरिया कहा गया है, वो तुरिया एक समाधि का भी पर्याय है। तो वो स्थिति है वो 76 to 100 डिग्री की है, जिसके अंदर पूर्ण अवेयरनेस हो सकती है। तो ये 4 हमारी अंदर की मनोस्थिति है, उसके मुताबिक हमारी अवेयरनेस की स्थिति भी रहेगी। Each of us is A, an organism, and B, a being. Theories are plentiful. Bhajans, ghazals, songs and stories abound about this perishable organism, and the theories remain unproved for the skeptic about the being organism level by collecting नॉलेज। तो दो जो हमारे अंदर 2 चीज़ें हैं, एक बीइंग की स्थिति है और दूसरी जो है हमारे ऑर्गेनिज्म मतलब देह तंत्र की स्थिति। और बहुत सारी थियरीज हमारे पास, अनेक प्रकार की थियरीज है इसके बारे में। फिर अनेक प्रकार के हमारे भजन लिखते हैं, गज़ल या गीतों वगैरह जो है, असंख्य संख्या के अंदर स्टोरीज वगैरह, ये पेरिसेबल ऑर्गेनिज्म के मतलब नाशवंत जो देह तंत्र है उसके बारे में बहुत सारे बातें, भजन, गज़ल वगैरह लिखा गया है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा देह तंत्र और ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई थियरी काम लगती नहीं है, वो दोनों के बारे में। बाकी खाली शरीर के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। Whether it is a single physical body with all its content that form the organism or a set of body system that form the organism does not matter. Such is organism, and it is associated with the changes with the changing state of awareness, like from no moon to full moon. तो हमारे जो चाहे वो सिंगल बॉडी है, मतलब कि खाली स्थूल शरीर की स्थिति है, स्थूल शरीर और उसके अंगों की बात है, या फिर सेट ऑफ बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी की बात है, वो चीज़ जो है वो यहाँ उसके वो कोई मायने नहीं रखती है। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा अवेयरनेस के साथ ही रिलेटेड है।
तो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा माइंड भी आ जाता है, शरीर और मन। तो ये दोनों चीज़ जो है वो हमेशा अवेयरनेस के साथ में ही उसको वो एसोसिएट है। और जिस तरह नो मून से फुल मून होता है, मतलब कि अमावस्या से लेके फिर पूनम तक जो चंद्र धीरे धीरे करके उसकी जो गति होती है, इस तरह ये हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह की अवेयरनेस के साथ जुड़े हुई है। Many scientists today are engrossed in this perplexing subject of the organism and the being, as were the ancient Mahārshis of the Upanishadic age and of the age preceding it. तो आज बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं कि जो लोग ये जो ऑर्गेनिज्म और बीइंग का जो जटिल सब्जेक्ट है उसके बारे में वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, वो एनग्रोस है उसके अंदर। जिस तरह के हमारे प्राचीन जो महर्षि योगी मनीषी वगैरह थे उपनिषदिक काल में, और उसके बाद के काल के अंदर भी जो थे वो लोगों ने जिस तरह काम किया है, इस तरह आज भी कुछ साइंटिस्ट इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म और बीइंग के बारे में कुछ जानना समझने का प्रयत्न करते हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द गल्फ इज enormously wide between consciousness and awareness as it is between organism and being, yet we should not class organism as illusory and the being as real. अब ये जो है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के बीच में तो बहुत बड़ी खाई है, क्योंकि अवेयरनेस एक अलग चीज़ है और कॉन्शियसनेस बिल्कुल अलग चीज़ है। अवेयरनेस जो है उसका जो दायरा है वो खाली भूभुव स्व तक का ही है, और कॉन्शियसनेस जो है वो बियॉन्ड उसके ऊपर भी जाता है, जिसको हम क्रिएशन कहते हैं, वहाँ तक कॉन्शियसनेस का दायरा है। तो ये जो है दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है, और ये खाई जो है वो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के बीच में, इसी तरह हमारा जो ऑर्गेनिज्म और बीइंग जो है इसके बीच में भी इसी तरह की ये खाई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑर्गेनिज्म को इल्यूजरी या भ्रमना कह दें। तो ये भ्रमना नहीं है, वो भी वास्तविक तो है। शरीर जो है वो भी इसकी भी एक वास्तविकता है, तो उसको हमें स्वीकारना पड़ता है। और खाली बीइंग ही रियल है और ऑर्गेनिज्म जो रियल नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। Many have fallen in the wide chasm between the two and have believed that they have crossed over, but the state can be described as one of the hallucinations or self-hypnosis. तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई जो है, वो उसको उन लोगों ने पार कर दिया है। कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ये जो दोनों के बीच में खाई जो है वो उन्होंने उसको पार कर दिया है, क्रॉस ओवर कर दिया है। पर ज़्यादातर केस के अंदर तो ये एक हेल्यूसिनेशन जो होता है या सेल्फ हिप्नोसिस होता है, मतलब कि एक प्रकार का विभ्रम होता है या स्वसम्मोहन होता है। कहने का मतलब कि ये इतनी ऊंची स्थिति है कि ये अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के दोनों का जो खाए है उसको मिटाना, मतलब कि कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित होना, वो एक बहुत बड़ी एक स्थिति है। और ज़्यादातर लोग अगर जब ऐसी बात करते हैं तो वो लोग भ्रमना के अंदर या स्वसम्मोहन उसके अंदर हो सकता है। तो यहाँ रुकते हैं, पेपर थोड़ा लंबा है तो नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे।